आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बेबाक बात में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और आज हमारे साथ हैं कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन सैयद गयूरुल हसन रिजवी साहब। बहुत सारी बातें होंगी। माइनॉरिटी का इस मुल्क में जो माहौल है वो इस वक्त कैसा है, इनकी निगाह में कैसा है, किस तरीके से माइनॉरिटी की फलाह बहबूदी के लिए काम करना चाहते हैं, कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हुकूमत के साथ मिलकर के कैसे काम कर रहे हैं, तमाम तरह के सवालात होंगे। सर, इस्तकबाल है आपका। पहली बार इतने बड़े ओहदे पर आप पहुँचे हैं, है ना? पार्टी से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। जी जी। इस ओहदे पर जब आप आए, क्या लग रहा है आपको कि जिस मकसद के लिए यहाँ आए थे या जिस मकसद के लिए आपको बिठाया गया था, क्या उस जानिब आप बढ़ रहे हैं? इस वक्त हालात हैं, और जब मैं आया था जी, तो जो माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं वो जब उनको कहीं से उनके साथ इंसाफ नहीं होता तो माइनॉरिटी कमीशन के पास आते हैं। और माइनॉरिटी कमीशन ये कोशिश करता है कि जो परेशान हाल हैं या जो जिनकी प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हल करवाया जाए। और इसके लिए माइनॉरिटी कमीशन पूरी कोशिश करता है कि उनको इंसाफ मिले। माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स बहुत हैं इस देश में जी। उनकी शैक्षिक प्रॉब्लम है, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनकी सामाजिक प्रॉब्लम्स है। और कहीं कहीं जैसे उनके साथ मान लीजिए एक आध केसेस ऐसे भी आए हैं या कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिसमें भेदभाव भी उनके साथ हुआ है। तो कमीशन ये इंश्योर करता है कि किसी के साथ इस देश में भेदभाव ना हो। गोया वो माइनॉरिटी का है तो उसके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबर के मौके उसको मिलने चाहिए। वैसे देश का जो माहौल है उसमें इस वक्त सभी को बराबर के मौके दिए जा रहे हैं, बराबर के मौके मिल रहे हैं, फराहम हो रहे हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ना होता तो 54 बच्चे इस बार एलाइट कोर्सेस में आए हैं माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम बच्चे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार इतनी बड़ी तादाद में है। तो जिन बच्चों ने मेहनत किया या कोशिश की, हाँ, उनका इंतखाब हुआ है। मतलब उसमें कहीं कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। जैसे होता है कि वो तो पहले भी नहीं होता, उस लेवल पे तो कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। तो जिन लोगों ने लेकिन माहौल बनाया, आप ये कह रहे हैं, बच्चों ने माहौल शुरू किया, माहौल बना, हिम्मत जुटाना शुरू किया, हिम्मत जुटाना। और एक जो इस तरह की बात फैलाई जाती है या एक समाज में है कि साहब हमारा तो कुछ हो नहीं सकता माइनॉरिटीज़ का, खासकर मुसलमानों में ये बात घर कर गई है कि हमारे साथ भेदभाव होता है। तो ये जो 54 बच्चे आए हैं वो ये दिखाते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमको मौका मिलेगा, मुकाम को हासिल किया जा सकता। आपने एक बात कही अभी, और आपको क्या है, वाकई ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम तबका है, खास तौर से माइनॉरिटी की बात मैं नहीं कर रहा ओवरऑल माइनॉरिटी की, लेकिन जो मुस्लिम तबका है खास तौर से वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और यही वजह है कि वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। कई बार आगे बढ़ने की जो है वो ललक उसके अंदर तो जरूर होती है, लेकिन झिझक भी होती है ललक के साथ साथ। तो एहसास कमतरी जो है वो उसको दूर करना आपको लगता है कि वो वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है? बहुत बड़ी जरूरत है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वाकई मुस्लिम समाज एहसास कमतरी से गुजर रहा है। मेरा ये मानना है कि मुस्लिम समाज को जो निगेटिव के कुछ बातें हैं, निगेटिविटी की जो बातें आ जाती हैं, मसाइल आ जाते हैं जिसमें मुस्लिम समाज पूरी तरह से उलझ जाता है। जैसे तमाम मुद्दे बीच बीच में आए, कभी बाबरी मस्जिद आ गया, कभी और कोई मसला आ गया, ट्रिपल तलाक का मसला था, ट्रिपल तलाक कभी योगा का मसला आ जाता है, योगा का आ गया, मजहबी जो इश्यूज हैं उनको आप कह रहे हैं कि उनको ज्यादा टच ना करें, उनको उनमें उलझ जाता है। मेरा ऐसा मानना है। आपको क्या लगता है, उलझ जाते हैं साथ या उलझा दिए जाते हैं? उलझा दिए जाते हैं तो भी उलझना नहीं चाहिए। अकल ये कहती है कि होशियारी से काम लेना चाहिए और अकलमंदी से काम लेना चाहिए और उसमें उलझना नहीं चाहिए और पॉजिटिव सोच की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम उनमें उलझ गए तो हम पीछे रह जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो अब इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत ये है कि मुस्लिम समाज, खास माइनॉरिटी समाज, खासकर मुस्लिम समाज निगेटिव को छोड़े, पुरानी बातों को छोड़े और आगे की बातों को। पुरानी कौन सी बातें, मतलब जैसे आपको क्या लगता है कि कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको वो साइड रख देना चाहिए उसको? आप देखिए, जो पुरानी बातें हैं, जैसे मसलन बाबरी मस्जिद का मसला था, जैसे कभी अभी 3 तलाक का मसला आ गया, या इस तरह के और पुरानी बातें जो आ जाती हैं मुसलमानों के साथ में, तो उसको थोड़ा सा उसी के साथ पूरी तरह से गुत्थम गुत्था और उसी के पीछे पड़े हुए ये सोच को बदल करके अब आगे आना चाहिए और ज़माने के साथ चलने की ज़रूरत है। क्योंकि विकास जो हो रहा है वो विकास सबका विकास हो, और इसके लिए सरकार भी कोशिश कर रही है कि जो माइनॉरिटी पीछे रह गई है, जिसमें खासकर मुसलमान तबका पीछे रह चुका है विकास की दौड़ में, वो आगे आए।
लेकिन साहब वो सब तो ठीक है, आइन जो है वो सभी मजहब के मानने वालों को बराबर का हक देता है। बेशक बेशक, ठीक है, हुकूमत भी कहीं ज्यादा टांग अड़ाती नहीं है उन सब मसलों में। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ट्रिपल तलाक का मसला है, या फिर जो है वो कहा जाए कि नहीं आपको जबरदस्ती जो है वो वंदे मातरम गाना पड़ेगा, जो शायद उनके मुताबिक ये है कि मुस्लिम तबके के मुताबिक ये है कि वो मजहब उसकी इजाजत नहीं देता, तो अगर वो इश्यूज के ऊपर कुछ बोलता है तो उसमें बुराई क्या है? नहीं, देखिए ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर ज़बरदस्ती कहा जाता है कि नहीं वंदे मातरम गाना ही है, तो ये ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए इसके लिए। ये आप मानते हैं? ये हम मानते हैं। और अगर खुशी से गाता है तो कोई बात नहीं है, देश की वंदना है। और ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान में जैसे सब रहते हैं वैसे मुसलमान भी रहते हैं। जितना आप गाते हैं, ईमानदारी से बताइएगा? नहीं, मैं गाता हूँ वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम सुना देंगे? एक दो लाइन सुना सकता हूँ। अच्छा, पूरा नहीं आता? मतलब जब कोई गाता है तब उसको तो उसके साथ वो हो जाता है, उसके साथ। क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोगों का टेस्ट लिया तो बहुत ज्यादा लोगों को आता नहीं आता। वो पहले वाले शुरुआत वाले तो आते हैं, बाद वाले फिर वो रह जाता है। देखिए सर, बात ये है कि देश सबका है, और मैं सबसे बड़ा आपके ज़रिए से मुसलमानों को आह्वान करता हूँ, उनको सलाह देता हूँ, उनको मशवरा देता हूँ कि जो पहले आपने लफ्ज़ एहसास कमतरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, कि एहसास कमतरी छोड़ करके, और ये पूरी तरीके से इस बात के लिए आयद होना चाहिए कि नहीं, जिस तरह जितना देश हिंदुओं का है, जितना देश दूसरों का है, उतना ही देश हमारा है, और जितना हक दूसरों का है उतना ही हक हिंदुस्तान पे हमारा भी है। सर, ये एहसास कमतरी आई क्यों? आपको क्या लगता है, ये आ गई है या फिर जबरन डाली गई है? नहीं, कई बार माहौल भी तो ऐसा बना दिया जाता है कि आदमी जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है ना चाहते हुए भी। ये तो देखिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा राजनीति के तहत ये किया गया कि मुसलमानों को एहसास कमतरी में ढकेल दिया जाए, जिससे वो आगे सोच ना पाएँ, आगे काम न कर पाएँ, और आगे बढ़ करके जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें उनका हिस्सा न बन पाए। तो ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा किया गया है, उनके ज़रिए से किया गया है, और मुसलमान भी उसी में कि भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे साथ ये इंसाफ नहीं हो रहा, हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इससे मुसलमानों में एहसास कमतरी आई, और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ये हुआ कि मुसलमान विकास की दौड़ में पिछड़ गया इस देश में। हाँ, लेकिन साहब देखिए, जब अखलाक होता है, पहलू खान का किस्सा होता है, जब जुनैद को मारा जाता है, मजहब की बिना पर अगर किसी की जान ली जाती है, उसकी शिनाख्त करके कि ये फला मजहब का आदमी है, तो आपको लगता है कि उसका मैसेज जो है वो, कुछ लोग होते हैं गुंडे, कुछ लोग जो है माहौल ख़राब करने वाले होते हैं, सब नहीं हो सकते, 2 4 10 लोग 50 लोग होंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कई बार ये बात कही है कि आप ये हरकतें मत करो, गौकशी के नाम पर या दूसरी चीज़ों के नाम पर ये हरकतें मत करो। उन्होंने बहुत साफ लफ्ज़ों में बोला है। एक तो उनकी बात का बहुत ज़्यादा असर कई बार दिखता नहीं है। माहौल अभी बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, अभी माहौल जो है वो बहुत सही चल रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले तक माहौल जो है वो ख़राब रहा है, एक के बाद एक ऐसी घटनाएँ होती रहीं, एक के बाद एक ऐसे वाक़यात आते रहे कि जिससे जो है वो मज़हब की बिना पर जो है वो चुना गया और उसको मारा गया, माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में जो है जो माइनॉरिटी है वो कोई भी हो, किसी भी मुल्क में हो, तो वो कहीं ना कहीं दहशत में तो आएगा। फिर देखिए, लिंचिंग जहाँ भी हो रही है गलत हो रही है, और मज़हब के आधार पर, मज़हब की बुनियाद पर किसी के साथ ज़्यादती करना ये बहुत गलत है। और ये सही है कि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं मज़हब की बिना पर, जो जिनके लिए कहा जा सकता है कि वो एक तरह से समाज के माथे पे धब्बा है, कलंक है। लेकिन ये भी है उसके साथ कि अगर ये मसले नहीं होना चाहिए, ये वाक़यात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसकी मज़म्मत जितनी भी की जाए उतनी कम है। लेकिन मान लीजिए कश्मीर की बात अब मैं कर रहा हूँ, कश्मीर भी इस देश का हिस्सा है, वहाँ अगर हिंदुओं के साथ होता तो इतनी चीख पुकार नहीं मचती। मेरा सिर्फ सच बात है, मचनी चाहिए वो, हाँ, नहीं मचती। हाँ। और भी इतने बड़े देश में और भी केसेस हो जाते हैं, दूसरों के साथ होते, उतनी चीख पुकार नहीं पड़ती जितनी मुस्लिम के साथ अगर कोई करता है। लेकिन जो लोग करते हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं, वो समाज का नुकसान कर रहे हैं, वो भाईचारे का नुकसान कर रहे हैं, और वो अच्छे इंसान नहीं हो सकते। और अगर वो किसी अगर पार्टी से जुड़े हैं तो उस पार्टी के कार्यकर्ता भी अच्छे नहीं हो सकते। इसलिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी समाज, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि इस तरह के वाक़यात हों। एक सवाल ये भी है साहब कि जो आपने लेटर्स लिखे, जो आप बात करते हैं अलग मिनिस्ट्रीज से या अलग अलग स्टेट में सेक्रेटरी से या DGP से या किसी मिनिस्टर से,
तो मतलब वो कितना जो है वो, अगर मैं सीधे पूछूं, भाव कितना देते हैं वो? नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो वजह ये होती है साहब, यहाँ पर अभी तक जितने भी चेयरमैन बने हैं वो या तो IAS ऑफिसर होते थे रिटायर्ड, या जो है IPS होते थे, या रिटायर्ड जस्टिस होते थे, या कोई बड़े कद के लीडर। गयूर साहब जो है वो बड़े कद के लीडर तो हैं, लेकिन एक नेशनल लेवल पर उनकी इतनी बड़ी पहचान नहीं थी। ये इस बात को आप भी मानते होंगे, तो कहीं परेशानी तो नहीं होती, लोग हल्के में तो नहीं लेते? आपने सुना होगा कि शेख वाला वाक़या जो बुरा, उसमें हैदराबाद में आया था, और उसमें जो बाहर से शेख आते थे वो लड़कियों को पढ़ते थे। मैंने उसको खुद इनिशिएटिव लिया, संज्ञान में लिया, और ले करके मैंने सभी स्टेटों को लिखा। और मैंने जो आप बता रहे हैं कि कितना भाव देते हैं, मैंने गृह मंत्री को लिखा। और आपको ताज्जुब होगा कि गृह मंत्री ने, मैं उनके साथ पास जब गया, मैंने बात भी किया और लेटर भी लिखा उनको, और जाकर मिला राजनाथ सिंह से, और मिला भी राजनाथ सिंह से इस बारे में। तो उन्होंने हमारे सामने गृह सचिव को बुलाया, और गृह सचिव को बुला करके उन्होंने एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी जो जारी की उसकी कॉपी हमारे पास भेजी, वो मेरे पास रखी हुई कॉपी। आप कहें तो मैं आपको, बहुत अच्छी बात है ये बड़ी चीज है, ये बड़ी चीज। लोगों को ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी कमीशन की कोई सुनता नहीं है, नहीं है। नहीं, ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज है कि एक गृह सचिव, गृह मंत्रालय हर स्टेट को एडवाइजरी जारी करे कि इस तरह के कहीं भी अगर केसेस हो रहे हैं शेखों वाले किसी भी स्टेट में, तो उनकी जांच पड़ताल की जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको रोका जाए। तो ये माइनॉरिटी कमीशन ने की वजह से हुआ है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो हैं, और किस तरीके से वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ये काम हैं जो करने हैं, जिनके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, वो कोई भी माइनॉरिटी हो। जी जी। तो क्या उनकी गाइडलाइंस रहती हैं? देखिए, एक चीज़ ये है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं नकवी साहब, हम अक्सर उनसे बीच में 15-15 दिन में, 10-10 दिन में हमारी मुलाकात हुआ करती है, और हम लोग डिस्कस भी करते हैं मामला पर। उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटी कमीशन के जो माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा करना माइनॉरिटी कमीशन का काम है। जो संविधान ने माइनॉरिटी को अधिकार दिए हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लेकिन उसी के साथ साथ जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बहुत सी योजनाएं चला रहा है माइनॉरिटीज़ के लिए, अवेयरनेस की कमी होने की वजह से वो योजनाएं नीचे तक माइनॉरिटी तक नहीं पहुंचती, खासकर मुसलमानों तक, और बहुत ज़्यादा स्कीमें चला रहे हैं। इस बार सबसे पहली बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को पहली बार सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है, 4200 करोड़ रुपये पहली बार दिया गया। आज तक इतना पैसा नहीं मिला था। अभी रिसेंटली कल भी आपने सुना होगा कि नकवी साहब का स्टेटमेंट है मंत्री जी का कि हम IAS की फ्री कोचिंग शुरू करने जा रहे हैं मुसलमान बच्चों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए। इसी तरह सीखो कमाओ, नई रोशनी, उस्ताद वगैरह वगैरह, तमाम तरह की 100 कॉलेज, हुनर हाट, अभी 15 को हुनर हाट लगने जा रहा है माइनॉरिटी में, जिसका उपराष्ट्रपति जी उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो इस तरह के तमाम जो स्कीमें चल रही हैं, इसका भी जिम्मा उन्होंने हमें दिया है कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी कमीशन की मीटिंग्स हों या दौरे हों माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर्स के या चेयरमैन के, तो इन योजनाओं के बारे में भी वहाँ बताया जाए। तो वो आप कर रहे हैं? वो मैं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक प्रोग्राम पूरा बनाया है। एक उसको यूँ कह सकते हैं कि एक पाइपलाइन में अभी तक था उसको, लेकिन उसको रोड मैप बना लिया है कि हम लोग बड़े बड़े सिटीज़ में और पूरे कंट्री को 4 जोन में बांट करके, और हम माइनॉरिटी कमीशन वहाँ कैंप लगाएगा, और कैंप के साथ साथ वहाँ उनकी शिकायतों को सुनेंगे, जितना हो सकेगा उनकी शिकायतों का वहाँ पे निस्तारण करेंगे, और उसके बाद अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएंगे कि भाई ये स्कीमें चल रही, इसका फ़ायदा माइनॉरिटी के लोग उठाएं। मदरसों वालों में थोड़ा सा जो है नाराज़गी थी कि नाराज़गी अपनी जगह ठीक है कि नहीं है? सरकार दीनी तालीम को थोड़ी ख़त्म करने, वो कह रही है कि जिस तरह दीनी तालीम आप दे रहे हैं वो दीजिए, आधुनिक शिक्षा भी दीजिए। बाबरी मस्जिद का जो है वो इशू बार बार रह करके आ जाता है। आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से मैं कहना चाहता हूँ, उनकी सबसे मेन जगह जो है अयोध्या है, दे देना चाहिए हिंदुओं को, क्योंकि जो खुदाई हुई उसमें भी तमाम चीज़ें प्रूफ में आ गई। इससे क्या होगा कि विश्वास का माहौल बढ़ेगा। बिल्कुल। एक बात बताइए साहब, चूंकि आप चेयरमैन भी हैं लेकिन किसी ना किसी पार्टी से आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं जी, तो कई बार जो है वो बड़ा मुश्किल वक्त आ जाता है, धर्म संकट में आदमी फंस जाता है। जी। कोई घटना हो गई, कोई बड़ा वाकया हो गया,
उसके ऊपर बयान दिया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, या फिर जो है जो पार्टी का जो दायरा है उससे बाहर कैसे निकला जाए। ये धर्म संकट कई बार होता है, तो फंसे हैं कभी ऐसे धर्म संकट में? नहीं, कभी मैं नहीं फंसा, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि जो है कुल मिला करके कहीं ना कहीं आपको पार्टी के दायरे में ही काम करना पड़ता है, उससे बाहर नहीं निकल सकते। नहीं, देखिए वो ऐसा कुछ नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है, वो भले ही हमारी रिपोर्टिंग मंत्री को हो इंडिया अफेयर्स के, लेकिन हम इंडिपेंडेंट काम करते हैं और ऐसा कोई मौका नहीं आया। और ऐसी कोई बात आती है तो हम ये देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ के हित में क्या है, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या अच्छा है, हम उसको देखते हैं, ना कि हम ये देखते हैं कि किसके लिए अच्छा है, किसके लिए, दूसरों के लिए, पार्टी के लिए। वो हमारे लिए सेकेंडरी होता है। पहला ये होता है कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या अच्छा है, उस तरह हम काम करते हैं कि जिससे माइनॉरिटी को फ़ायदा पहुँचे। जी, उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें साहब, वहाँ पर रह कर की बहुत सारी बातें होती रहती हैं। योगी साहब कई बार बयान देते रहते हैं। जी। कई बार जो है वो हुक्मनामे जारी होते हैं कि भाई मदरसों में CCTV लगा दीजिए, मदरसों को ऑनलाइन कर दीजिए, मदरसों में जो है अभी ये सब होगा। मदरसों वालों में थोड़ा सा जो है नाराजगी थी, अगर आपको भी पता चला हो, आप तक भी ये खबरें पहुंची होंगी। बिल्कुल पहुंची। आपको क्या लगता है कि मतलब उनकी नाराजगी अपनी जगह ठीक है कि नहीं है? देखिए, कुछ चीज़ें तो ये हैं कि जैसे उनको ये लगता है मदरसों वालों को कि सरकार हमारे में हस्तक्षेप कर रही है। सबसे बड़ी बात उनको ये रहती है कि हमारे धार्मिक मदरसे हैं उनमें हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ये हैं कि जो मदरसे वालों को भी मानना चाहिए। जैसे अभी ये कहा कि NCIT के जो कोर्सेज हैं वो चलेंगे, वो तो बेहतरी के लिए है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कितने अच्छे कोर्स हैं वो। हम दीनी तालीम को थोड़ी ख़त्म कर रहे हैं, यानी सरकार दीनी तालीम को थोड़ी ख़त्म कर रही है। वो कह रही है कि जिस तरह दीनी तालीम आप दे रहे हैं वो दीजिए, लेकिन ये भी आप शिक्षा दीजिए, आधुनिक शिक्षा भी दीजिए, जिससे कल मदरसे का बच्चा निकल के IAS भी बन सके, IPS भी बन सके और IAS में जा सके। एग्जांपल्स कम है, बहुत कम है, एक ही है, मतलब अगर मोटे तौर पर देखा जाए एक दो। लेकिन जो मोदी जी ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, सरकार बनने से पहले कहा था कि हम मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। तो मतलब हो गया, कुरान से मतलब हो गया दीनी और कंप्यूटर से मतलब हो गया आधुनिक। तो अगर वाकई इन दोनों के साथ सरकार आपको चाहती है कि दोनों तरह से पढ़ाई हो, तो मुझे लगता है इसमें कोई तरह नुकसान। लेकिन साहब, जब वो ताजमहल के ऊपर बात होती है, हालांकि ताजमहल जो है वो इस मुल्क की धरोहर है, वो किसी एक कम्युनिटी की नहीं है, लेकिन फिर जो है उसको किसी कम्युनिटी से जोड़ने की कोशिश की जाती है। कई बार मदरसों के ऊपर बयान दिए जाते हैं, कई बार बाबरी मस्जिद का मसला होता है, कई बार जो है वो ट्रिपल तलाक का होता है, लव जिहाद भी आ जाता है और बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। तो फिर वो ऐसा लगता है कि एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि भाई देखिए, तुम जो है वो 2म दर्जे के नागरिक हो। ये मुस्लिम तबके को लगता है साहब, और ये चीज़ें जो है आप तक भी पहुंचती होंगी। बिल्कुल। तो फिर ऐसी चीज़ों का जो है फिर वो तोड़ क्या है, मतलब उसका तोड़ कैसे निकाला जाए, कैसे उनके अंदर जो है वो यकीन दिलाया जाए कि नहीं, मोदी हुकूमत के साथ साथ योगी हुकूमत भी आपकी है, वो आपकी हिफाजत के लिए काम कर रही है, आपकी तरक्की के लिए काम कर रही है। ये कैसे समझाया जाए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एक आदमी निकल के कह देता है कि ताजमहल ऐसा 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 ऐसा, ताजमहल के बारे में सब कह देता है, बुराई कर देता है कि साहब वो देश के विरोधियों ने बनाया, ये बनाया, गद्दारों ने बनाया। लेकिन उसी वक्त फिर देश का मुख्यमंत्री जाता है ताजमहल के दीदार करता है और ताजमहल की सफाई करता है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बड़ा जो मेन आदमी वो क्या कह रहा है, यानी देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। तो उस तरफ हमको देखना पड़ेगा। जो छोटी छोटी बातें बीच में किसी के जरिए से आती रहती हैं, मेरा वही बार बार कहना है कि मुसलमानों को उसमें नहीं उलझना चाहिए। वो उलझने के लिए होती हैं, मुसलमानों को उसको अवॉइड करना चाहिए। आपको लगता है कि मुस्लिम तबका, खासतौर से हम मुस्लिम तबके की बात करें, थोड़ा सा ओवर रिएक्टिव है, वो बिल्कुल बहुत जल्द जो है वो रिएक्ट हो जाता है। बिल्कुल। और इसका फायदा फिर जो है वो जिसको उठाना होता है उठा लेते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो जज्बाती है, जज्बात में आके बहुत जल्दी वो रिएक्ट कर देते हैं, जबकि हालात और अक्ल ये कहती है कि इन चीज़ों को अवॉइड करके, मसलन जिस चीज़ के लिए किया जा रहा है, हम और आपसे साफ कह रहे हैं, मान लीजिए आपको उलझाने के लिए किया जा रहा है, तो फिर आपकी अक्ल ये कहती है कि हमको उसमें नहीं उलझना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ही पर ऐसा होता है कई बार उलझाने के लिए होते हैं कुछ चीज़ें। नहीं, मान लीजिए हो सकता है कोई करता हो, मैं नहीं जानता उसको कि जो कह रहा है वो उलझाने के लिए कह रहा है या अपनी अक्ल के मुताबिक बात कर रहा है। भाई, जो विधायक ने कहा उन्होंने अपनी अक्ल, लेकिन उन विधायक की बात को पार्टी ने नहीं माना, ना सरकार ने माना, दोनों ने डिनाई कर दिया। तो अब हम को ये सोचना चाहिए कि नहीं, किसी XYZ ने अगर कोई बात कर दी है तो कर दी होगी, हम अपने काम में लगे रहें, हम अपने विकास में, अपने पढ़ाई में, अपने जो हमारी बिजनेस है, जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारी सोशल जिम्मेदारियां हैं, उनमें लग करके हमको बढ़ना है और इसी हालात में आगे बढ़ के निकलना है। और जो हम पिछड़ गए हैं, हम पिछड़े हुए ना कह करके अब कहा जाए कि नहीं, मुसलमान भी या माइनॉरिटी के लोग भी देश के
देश में जितने लोग हैं उनके साथ वो बराबर के भागीदार हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, देश के विकास में भागीदार हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बताइए साहब, बाबरी मस्जिद का जो है वो इशू बार बार रह करके आ जाता है और उसके ऊपर सियासत भी बहुत ज़्यादा होती है और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से सियासत करती है, लेकिन पार्टी के अलावा कुछ इंडिविजुअल्स भी जो है उसके ऊपर सियासत करने लगे हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो लगातार उसके ऊपर बयान भी देते हैं और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि वो शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी बचाए रखनी है। तो मतलब आपको कैसे इन सब चीज़ों को देखते हैं जब इंडिविजुअल्स जो है वो घुस जाते हैं उसमें, देखिए, और अलग अलग लोग जो है अलग अलग दावे करते हैं, कई सारे जो है बाबरी मस्जिद के वो आ जाते हैं कि ये तो हमारी मिल्कियत है। तो आपको लगता है कि वो पूरा मसला कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर उतनी ज़्यादा सियासत कम से कम ना हो, सियासत तो ना हो? देखिए, कुछ लोग जो बयान देते हैं, कुछ लोगों का तो मकसद ये होता है कि मैं मीडिया में आ जाए मेरा नाम, मैं मीडिया में आ जाऊं, मुझे मीडिया में लोग जान जाएं। हाँ। कुछ लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जैसा आपने अभी इशारा किया, वो सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबरी मस्जिद का इशू या तो कोर्ट से, अब कोर्ट 5 दिसंबर से सुनवाई करने जा रही है, डे टू डे, तो कोर्ट से सुनवाई, कोर्ट के आधार पर उसका फैसला हो जाए। लेकिन मैं जो चाहता हूँ, मैं मैं अपने पर्सनल बात कर रहा हूँ, एज ए चेयरमैन ना समझिए, मैं पर्सनल जो मेरा अपना मानना है, दिली ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, जो मेरी सोच है, कि देखिए इतना बड़ा समाज 80% 85% हिंदू का समाज और भारत देश में रहता है, भारत देश में सबसे ज़्यादा रहते हैं हिंदुओं का, एक तरह से ये देश मुसलमानों का भी है लेकिन हिंदुओं का है, तो उनकी सबसे मेन जगह जो है अयोध्या है और उसकी लड़ाई बहुत हो चुकी है। और इस्लाम के नुक्ते नज़र से भी जैसे 2 चीज़ें आती हैं कि एक तो जहाँ साहब मस्जिद बन गई वहाँ हमेशा के लिए बन गई, लेकिन सेम टाइम ये आता है कि मस्जिद क्या किसी गलत जगह पे बनाई जा सकती है, किसी दूसरी जगह पे बनाई जा सकती, किसी दूसरी इमारत को तोड़ के बनाई जा सकती, नहीं बनाई जा सकती। ये भी हमारी शरीयत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़रार को गिरवा दिया था, आप जानते हैं। हाँ, तो कहीं पर अगर इस तरह की चीज़ आ रही है तो इस आइन में भी देखना चाहिए, इस नज़रिए से भी देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मुसलमानों को बड़ा दिल करके और ये दे देना चाहिए हिंदुओं को, क्योंकि जो खुदाई हुई उसमें भी तमाम चीज़ें प्रूफ में आ गई कि उसमें सब हिंदुओं की। हालांकि मैं इस मसले पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करने चाह रहे हैं क्योंकि वो पूरा मसला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जो उसके ऊपर सियासत हो रही है वो खत्म होना चाहिए। और मेरा अपना मानना है, आपके इस प्रोग्राम के जरिए से मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को बड़ा दिल करके और ये दे देना चाहिए। इससे क्या होगा कि विश्वास का माहौल बढ़ेगा, आपस में एकता कायम होगी, भाईचारगी बढ़ेगी और इसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों का फ़ायदा होगा कि जो रोज़ दंगे फसाद ये सब जो इसके लिए होते हैं वो सब रुकेंगे और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है तो मुसलमानों को हुआ है, तो वो भी रुकेगा और उसकी भरपाई होगी और वो आगे बढ़ करके विकास और अपना जो उनका एक समाज की जो है समाज भी बढ़ सकेगा। बिल्कुल सही है। ये बताइए साहब, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को हम देखें तो तालीम के मैदान में मुस्लिम तबके के हालात जो है वो वहाँ पर बयान किए गए हैं कि बहुत दलित से भी पीछे, बहुत एकदम दलित से भी, बिल्कुल सही कहा आपने, पिछड़े हैं। तो ये बताइए साहब कि कैसे जो है वो तालीमी मैदान में इस तबके को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में जो है वो कंप्यूटर हो, और तालीम के मैदान में हमने देखा माइनॉरिटी जो मिनिस्ट्री है वो भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ खोलने जा रही है, लेकिन ठीक उसी वक्त AMU और जामिया, इन दोनों का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है उसको ख़त्म करने की भी बात होती है जी। तो साहब ये बातें कैसे होती हैं, मतलब फिर जो है ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया एक तरीके से देखा जाए। एक तरफ तो कहते हैं कि तालीम के मैदान में आगे बढ़ाना चाहिए, पर उसी टाइम पे अगर कहीं माइनॉरिटी स्टेटस है तो उसको ख़त्म करने की बात होती है। देखिए, AMU और जामिया का माइनॉरिटी का स्टेटस बहाल रहना चाहिए, मेरा साफ कहना है, इसमें कोई नहीं। इसलिए कि एक तरह से माइनॉरिटीज़ के लोग और ख़ासकर मुसलमान जामिया से और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपने को जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी संस्था है एजुकेशन, हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर इस तरह की बातें आती हैं तो मुझे लगता है कि वो रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान
ये बात सही है कि एक तरफ वो सोचता है कि हमको एजुकेशन में आगे बढ़ना है, दूसरी तरफ वो इस तरह की बातें आती हैं तो वो बाधाएं पहुंचाती हैं मुसलमानों के एजुकेशन। उनको लगता है कि देखिए हुकूमत तो ये चाहती है और ये करने की कोशिश कर रही है, पर उसी वक्त जो है ये भी हो रहा है कि इसको खत्म करने की कोशिश। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आप कुछ लेटर वगैरह लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर को या कुछ आपकी तरफ से जाना चाहिए ऐसा? मैंने अभी इस तरह का लेटर नहीं लिखा है और मैं देखूंगा कि इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, ज़रूर करूँगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये है साहब कि कौन कौन से वो एरियाज़ हैं जिनके ऊपर फोकस आप कर रहे हैं माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन होने के नाते, या पूरे माइनॉरिटी कमीशन को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, माइनॉरिटी कमीशन को जो जैसे जहाँ मुस्लिम तबका, जैसे बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी आबादी है, लेकिन वहाँ इलिटरेसी बहुत है। बिल्कुल, है ना। केरल है, केरल में इलिटरेसी बहुत है, वहाँ भी माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा वो है, परसेंटेज है, लेकिन वहाँ इलिटरेसी बहुत है। अगर हम केरल और बंगाल को कंपेरिजन करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आसाम हो गया, बंगाल हो गया और हमारा बिहार हो गया, इस तरह की, बिहार में तो खैर लिटरेसी थोड़ी बड़ी है, और भी जो हमारे एरिए हैं इस तरह के, नॉर्थ ईस्ट हो गया जहाँ हमारी आबादी है, ख़ासकर हम उत्तर प्रदेश को ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे रहे वो तो जाले जा रहे हैं। तो एक तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। देखिए, अवेयर अगर नहीं करेंगे हम तो कोई बात बनती नहीं है, जब तक उसमें अवेयरनेस नहीं आएगा कि नहीं हमें पढ़ना ज़रूर है, चाहे जिस तरह हो। मैं तो एक बात जहाँ भी जाता हूँ माइनॉरिटीज़ के बीच में, मैं आपको बताऊँ, मैं एक उनको किस्सा सुनाता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान तबाह हो गया था पूरी तरीके से, और वहाँ आफ्टर वार वहाँ दो तरह की लाइन लगती थी। एक ब्रेड के लिए बच्चे लाइन लगाते थे, एक लाइब्रेरी के कार्ड के लिए। लेकिन माएँ जो थी वो अपने बच्चों को कहती थी कि पहले लाइब्रेरी के कार्ड के लिए लाइन लूँगा, दोबारा फिर उसके बाद जाना ब्रेड की लाइन में। आज उसी की देन है कि जापान जो है वो अग्रिम पंक्ति में है। बिल्कुल सही है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में माना जाता है। मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि सरकार जितने प्रोग्राम आपके बीच में ला रही है, नहीं स्कीम चला रही है, प्रोग्राम चला रही है, वो ये चाहती है कि मुसलमान आगे बढ़े। अगर सरकार ये नहीं चाहती कि भाई मुसलमान ना बढ़े तो प्रोग्राम क्यों लेके आती, कोई स्कीम लेके क्यों आती? लेकिन हम वो प्रोग्राम में आगे आने के बजाय हम उसकी तरफ पीठ करके खड़े हैं। नहीं साहब, सरकार से हम बात नहीं करें, उठाना है। हाँ, हम उसकी तरफ पीट कर लेते हैं, नहीं साहब हमसे मतलब नहीं, ये फलां की सरकार है। ये दिमाग से बिल्कुल निकालना पड़ेगा। सरकार सबकी होती है और सरकार आपको बढ़ाना चाहती तभी आपके लिए स्कीम लाई है, उसी स्कीम का फ़ायदा उठाइए और विकास में आगे बढ़िए, तरक्की में आगे बढ़िए, तरक्की में हाथ बटाइए, खुद भी तरक्की हो और देश की भी तरक्की हो। सर, हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे गयूरुल हसन साहब। इनका साफ तौर पर कहना है कि माइनॉरिटी तबके की फलाह बहबूदी के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इनका कमीशन जिस भी जो है लेवल पर काम करना चाहता है वो करता रहेगा, और जो कौमी यकजहती है, आपसी भाईचारगी है, आपसी यकीन दहानी है, उसको बढ़ाने के लिए भी ये ज़रूर काम करेंगे। आप सबने बेबाक बात देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।